बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा बेगम। आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहा हूँ, उसको बाबा बुल्ले शाह ने अपने अल्फाज में इस तरह कहा है, सच अखियाँ पांबड़ बलदा है। ठीक है, मतलब उसको उर्दू में ये कहते हैं कि सच को आँच नहीं। तो अल्लाह ताला ये जो वक़्त गुज़र रहा है इसके अंदर सच जो है वो नितर नितर के वो बाहर आ रहा है। सच जो है वो खुल के बाहर आ रहा है। जितना ज़ोर दूसरी तरफ लगाया जा रहा है उससे ज़्यादा सच जो है, हालांकि उधर से खामोशी है लेकिन उससे उतना ज़्यादा सच जो है वो बाहर निखर निखर के बाहर आ रहा है और सच उतना ही पवित्र होता जा रहा है। खबरें कुछ इस तरह से हैं कि ज़मीन की तहें फरूली गई, ज़मीन के नीचे तक दिखा गया, आसमानों में जनाब चार चुफेरे जाके देखा गया, आसमानों में पहुंच के भी हाथ मारे गए, लेकिन करप्शन का एक केस भी नहीं बन पाया। मैं बात कर रहा हूँ जनाब इमरान खान साहब पर, करप्शन का एक केस भी नहीं टिक सका। तोशा खाना फारग, एक घड़ी घड़ी के पीछे पड़े हुए थे। दूसरी बात, जनाब इन्होंने अल कादर ट्रस्ट को पकड़ लिया। अल कादर ट्रस्ट अब केस क्यों नहीं चला रहे? 190 बिलियन पाउंड का जो था वो तो सेटल हो गया है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे चले गए हैं। तो क्यों, जब इन्होंने, मैं कहता हूँ ज़मीन को खाट मारा, फाइलें फरोली गई, इधर से उधर पूरा जोर लगाया, दफ्तर खंगाले गए, वज़ीर आज़म हाउस की ईंटें उठा उठा कर देखा गया, लेकिन कहीं भी जनाब सदर, कहीं भी कोई एक केस भी ढंग का नहीं बन सका जिसके ऊपर ये खड़े हो जाते करप्शन के ऊपर। तो सच सामने आ गया ना, ये जितना जोर लगाते हैं सच उतना उभर के आता है और लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है। जितना ये जोर लगाते हैं किसी को गंदा करने पे, अल्लाह ताला उसको उतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ाई जा रहा है। देख लें अल्लाह ताला का निज़ाम, कुदरत के ख़िलाफ़ चलोगे तो ऐसे ही होगा। घटिया इल्ज़ाम लगाने के लिए इन्होंने उनके ऊपर जनाब केस बनाने के लिए पता नहीं तोशा खाना को पकड़ के तो क्या कोई 100 प्रोग्राम जनाब टीवी के उसके ऊपर तोशा खाना पे हो गए। कहाँ से केस शुरू हुआ, फिर जनाब तौहीन अदालत के अंदर वो उसकी कई हिम्मत थी कि वो जनाब वो जाके वहाँ पे खातून जज के सामने माजरत करने के लिए गया, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ आपने देखा कि इन्होंने क्या ड्रामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर जनाब फजलुर रहमान साहब और मैडम आंजहानी रानी मरीम नवाज साहिबा ने। तो वहाँ तो किसी के ऊपर नहीं लगा ना, तो जिसको जलील करने चले थे अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाता गया है। अब क्या है अगली बात देखें, हद से गुजर गई। कहते हैं ना कि बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए, और हर चीज़ की कुछ सीमा होती है। जिस तरह मोदी साहब कहते हैं कि झूठ की भी कुछ सीमा होती है, तो भाई इनको तो झूठ की सीमा से बहुत आगे निकल गए हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, दहशतगर्दी के केस, कत्ल के केस, जिले शाह का केस और पता नहीं कितने 200 केस बना लिए, जब कुछ नहीं निकल रहा और जनाब उनको अंदर रखने के लिए कोई जवाज़ नहीं मिल रहा, तो अब ये इखलाकी गिरावट के ऊपर आ गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जनाब सबसे पहले इन्होंने इंटरव्यू करवाया उस मौलाना साहब से कि जनाब वो निकाह जो है वो ठीक टाइम पे नहीं हुआ था। फिर जनाब जब इनको ये पता चला कि जो मोहम्मद हनीफ साहब हैं जिन्होंने बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया हुआ था, पटिशन दायर की हुई थी, जब उसने टेक्निकल बेसिस के ऊपर अपनी पटिशन वापस लेने की सोच रहे थे तो इनको पता चल गया कि अब हम क्या करेंगे। अगर इन्होंने अपनी पटिशन वापस ले ली तो फिर अगला हमारे पास क्या जवाज़ रहेगा, हम इमरान को कैसे जलील कर पाएंगे। तो इन्होंने जनाब खानज़ादा शाहजेब खानज़ादा के साथ खावर मानिका का इंटरव्यू करवा दिया, और अस्तगफिरुल्लाह उस इंटरव्यू को सुन के पूरी कौम के साथ शर्म से झुक गया। और मियाँ साहब कहने लगे उसके ऊपर, जनाब हमारे नज़रियाती मियाँ साहब कहने लगे कि भाई अब तो इनको मदीना की रियासत का नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं पहलो अपनी मंजी थले डांग फेर लेनी चाहिए। ये मुहावरा वैसे हमारे शहबाज जी साहब को नहीं आ रही थी, वो कहते थे हमारी मंजी, अपनी मंजी के नीचे झाड़ू फेर लेना चाहिए था।
میاں صاحب وہ جھاڑو نہیں ہے، وہ اس کو ڈانگ کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ نے کردار نہیں دیکھے. اپنے نواسے کا بھی ریسنٹلی جو ہے وہ تو کسی نے پی ٹی آئی کے کسی بندے نے اس کیس کو تو اچھالا، کیونکہ بلو دا بیلٹ تھا، وہ پرسنل چیزیں تھیں. تو نہیں ہونی چاہیے نا. جب ادھر سے نہیں ہو رہا تو ادھر سے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جناب خاور مانیکا سے نہ صرف انٹرویو کروایا، اس کے بعد جب دیکھا کہ پھر بھی کچھ نہیں بن رہا اس انٹرویو کے اوپر جو حاکہ کار ہونی چاہیے تھی اس لیول کی کچھ نہیں ہوئی، اور بڑا کوشش کی دوسرے لوگوں نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کرنے کے اور سوشل میڈیا پہ اس کو لانے کے، لیکن جب ان کے مطلوبہ نتائج ان کو نہیں ملے تو انہوں نے اب جناب ایک پٹیشن دائر کروا دی خاور مانیکا صاحب سے. اور خاور مانیکا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کس کے بارے میں وہ بات کریں گے. قرآن فرماتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں. لباس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں. تب خاور مانیکا صاحب آپ یہاں تک کیسے گر سکتے ہیں کہ آپ عدالت کے اندر اپنی اس بیگم کی باتیں کریں گی کہ کس ڈیٹ کو نکاح ہوا تھا اور کب ہوا تھا، عدت کے اندر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کیوں اس کو گھسیٹ رہے ہیں؟ میدان میں آگے لڑیں نا، اس کے ساتھ مقابلہ کریں. آپ بھی کمپین کریں، وہ بھی کمپین کرتا ہے. تو یہ مقابلہ نا مردوں والا، زنانیوں والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں ہے؟ اس کو تو اللہ اور عزت دیتا جاتا ہے. محمد حنیف نے اپنا کیس آخرکار واپس لے لیا نا ٹیکنیکل بیسس کے اوپر. پتہ نہیں کتنا زور لگایا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اس کو آپ کیس وڈرا نہ کرو، لیکن چلے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی اور اس نے حنیف صاحب جو پٹیشنر تھے انہوں نے اپنا وہ کیس واپس لے لیا. اس کے بعد اب خاور مانیکا کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک نئی لانچنگ ہوئی ہے. نئی لانچنگ کون سی ہے؟ ایک حاجرہ نامی خاتون ہے. پہلے تو ریحام خان سے بک لکھوائی تھی اور کردار کشی کرنے کی کوشش تھی، اس کی کریکٹر اسسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کی. لیکن جب اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں ملا، لوگوں نے اس کو نہیں سیریس لیا، سب کو پتہ تھا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. تو جناب علی اب خبر یہ مارکیٹ میں آئی ہے کہ حاجرہ نامی خاتون نے کہا کہ میں نے تو یہ کتاب عمران خان کے بارے میں بہت پہلے لکھ رکھی تھی، اور اس میں اس نے اسی طرح کی فضول باتیں کی. خیر اس کو باتوں کو تو دہرایا بھی نہیں جا سکتا، آخر ہم بھی فیملی والے ہیں. تو بھائی جان پھر جب اس کو تھوڑا سا کوشش کی کہ وہ کتاب ڈھونڈنے کی میں نے، تو پتہ چلا وہ کتاب نہیں، کوئی مینوسکرپٹ تھا اور وہ بھی کہیں کسی گوسٹ رائٹر سے لکھوانے کی کوشش کر رہی تھی. اور لگتا یہ ہے کہ ایک پرانی ڈیٹس میں، کیونکہ ان کو بڑے اچھے طریقے آتے ہیں پرانی ڈیٹس کے اندر کوئی چیزیں کام کرنے کے، ٹھیک ہے، تو پرانی ڈیٹس میں کوئی کتاب چھاپ لی جائے گی اور اس کے بعد بھی، لیکن فیصلہ تو اس کے پاس ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک پلان آپ لوگ کرتے ہو اور ایک اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اللہ کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ تو عز و منتشا و ذل و منتشا ہے اللہ کل شیء قدیر. تو وہ جس کو عزت چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس نے تو آگے سے جواب بھی نہیں دیا. کوئی اسٹیٹمنٹ آئی عمران خان کی ان ساری چیزوں کے اوپر؟ بالکل نہیں آئی. اس نے تو جواب تک نہیں دیا. لیکن آپ اپنے ہی گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ کے بارے میں نوجوان اور یوتھ کیا سوچیں گے؟ یہ کس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں؟ اور خاتون کا نام حاجرہ ہے اور ان کو اب لانچ کیا گیا. لیٹس سی کہ ان میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ جو بندہ سچ پہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سچ بہت کڑوا لگتا ہے، جو سچ پہ ہوتا ہے، بلے شاہ کا جو ہے نا پامبڑ بالتا ہے، مطلب سچ کڑوا لگتا ہے. تو سچ جب کڑوا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اترتے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ نہیں ملتا ہے ان کو. اس کے ساتھ ایک اور دیکھ لیں، نسبت کی بات ہی دیکھ لیں. ایک سپاہی کھڑا ہو گیا عمران خان کے صرف نام لینے کے اوپر. جناب میں بات کر رہا ہوں شیر افضل مروت صاحب کی. تو دیکھ لیا نا آپ نے، کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ کنونشن پہ نام پر جب کہ وہاں روکنے کی کوشش کی تو 4 سدہ میں کیا ہوا؟ کنونشن نہیں رہا، جلسہ بن گیا.
जलसा, इतने लोग इनके पास नहीं आए, जो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए गए तो वो भी शायद इतने लोग नहीं थे। और उसके बाद कैंपेन को पता नहीं क्यों इन्होंने बंद कर दिया है। अब जनाब इंडोर मीटिंग्स हो रही हैं, और कल की इतलात है कि जनाब मियाँ साहब सियालकोट तशरीफ़ ले गए चैम्बर के अंदर, और वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और फिर वहाँ पे सिर्फ चंद लोगों से मुलाकात करके वापस आ गए हैं। तो अब इनमें हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर निकलिए जल्द से कंपेन करें। आपको तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी हुकूमतें तो आपकी अपनी हुकूमतें, ये तो फैसिलिटेट करने वाली है। आपको नहीं फैसिलिटेट करती तो तमाशा देखना था, वो दीर बाला का देख लेते। चारों तरफ के दीर को जाने वाले सारे रास्ते जो थे वो बंद कर दिए गए, गाड़ियाँ लोगों को पीछे लगानी पड़ी, लोग कितने किलोमीटर तक पैदल चले गए। और जनाब शेर अफजल मरहम साहब मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, और वहाँ जो रोकने वाले थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोका भी, तंग भी किया। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद कन्वेंशन क्या था, वो एक शानदार अजीमुशान जलसे में कन्वर्ट हो गया। तुम लोग रोक रहे हो और दुनिया उधर जा रही है, तो इस बात को समझ लो यार, एक दिन बैठ के समझ लो। जितना ज़्यादा रोकोगे, जितने रास्ते बंद करोगे, उतना रिएक्शन ज़्यादा आएगा। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? ओपन कर देना, सबको ओपन कर दे। आप लोग के लिए ओपन आप तो कर ही नहीं रहे। शायद आपको ये डर लगा हुआ कि पता नहीं लोग आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। आपको तो पंजाब की गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करती है, उधर भी जनाब उन्होंने, गवर्नर साहब ने, बल्कि केपी के गवर्नर ने तो ये भी कह दिया कि जी हालात जो हैं वो लॉ इन्फोर्सेस जो एजेंसीज हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है संभालना, और पता नहीं इलेक्शन होते भी नहीं हैं। इलेक्शन ये रीज़न नहीं है, लॉ इन्फोर्स वाली बात नहीं है, ठीक है। असल मसला आपको ये होता है कि जब आप लोग देख लेते हैं उसके बाद आप फिर बैठ जाते हैं। और ख़दशा अभी तक यही है कि ये हो सकता है कि 8 फेब को भी इलेक्शन ना करवाया जाए, क्योंकि उधर से लोग निकलते हैं ये डर जाते हैं। अभी तो पंजाब में शुरू नहीं हुआ, पंजाब में शुरू हो गया तो फिर क्या बनेगा? अभी तो केपी के अंदर है, जहाँ पे आपने तितर बितर कर दी पूरी पार्टी। वहाँ पे आपने नई नई पार्टियाँ बनवा दी, बड़े बड़े जो जुगादरी थे उनको अलहदा करवा दिया, खड़क साहब को, जनाब परवेज़ खटक साहब को, उनको अलहदा करवा दिया। तो वोट परवेज़ खटक साहब का था, आप क्या समझते थे? लोग उनके पीछे चल रहे थे। ये इमरान का झंडा जो थामेगा वही कामयाबी की तरफ, अल्लाह उसको इज्जत देगा। आज से 1 महीना पहले कौन जानता था शेर अफजल मरवत को? आप खुद बताएं। एक वकील ज़रूर थे, एक जज रहे थे, लेकिन चंद शायद उनकी फर्टर्निटी के अंदर उनको लोग जानते होंगे। लेकिन जब उसने झंडा संभाला, इमरान का सिपाही बना, तो पूरी दुनिया में फैल गया। इंग्लैंड के अंदर इतना शानदार इस्तकबाल, वो खुद बताता है कि मेरा कभी आज तक मुझे कौन जानता था। लेकिन ये बरकत किसकी है, और ये बरकत देने वाला कौन है? ये कुदरत का कानून है। समझ जाओ, ये अल्लाह का प्लान है। अभी भी समझ जाओ। जितना आप लोग रोकते हो, जितने रास्ते रोकते हो, जितने केस ज़्यादा बढ़ाते हो, उतना ज़्यादा वो चीज़ें उभर के बाहर आ रही हैं। तो ज़रा ठंडे दिल से सोच लें, और इवन प्लेइंग फील्ड जो है सबको दें, उनको भी दें। इलेक्शन लड़ना आपका भी हक है, उनका भी हक है। और उसके बाद जिसको कौम चुन ले, फिर उसका काम है गवर्नमेंट बनाना। सिंपल और सादा सी बात है। लेकिन ये जो जिन रास्तों पर चल निकले हो आप जनाब, ये रास्ते कहीं आपको और परेशानियों में ना ले जाएं। खैर एनीवेज, मैसेज यही था कि, बल्कि वो क्या, मैं उस दिन वीडियो देख के तो बड़ा हंसी भी आई। मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने फुटबॉल पकड़ा हुआ है और वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। अंदाज़ा कर ले, अब इनके पास यही काम रह गया खेलने वाला। बल्कि बैडमिंटन का कहीं लगा लो और वहाँ पे रैकेट हम भिजवा देते हैं, तो वहाँ से खेल लिया करें, क्योंकि लोग तो आने से रहे। तो गुजारिश ये है कि आप सोच लें, समझ लें, और आवाम को फ़ैसला करना दें। ना करें इम्पोज, आवाम के ऊपर मत करें, ये जुल्म ना करें। आवाम को चुनने का हक़ दें, आवाम को वोट का बुनियादी हक़ दें। जिसको वो चुनते हैं, अल्लाह करे आपको चुन लें। लेकिन कल की एक बात,
جہاں پہ منصور علی خان صاحب بھی تھے, مبشر لقمان بھی تھے, جامی صاحب بھی تھے, اور یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا, کیا آپ سمجھتے ہو سارے بچوں کے سامنے کہ 2024 کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ تو جناب علی, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا, ایک ہاتھ بھی. یہ ٹرسٹ لیول ہے ان گورنمنٹس کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر. کتنا بڑا کوشچن مارک ہے, کتنا بڑا کوشچن مارک ہے. سوچئے گا اور دل تھام کے سوچئے گا, اور پھر اچھے فیصلے کریں جس سے آپ کی بھی عزت بڑھے اور لوگوں کو بھی صحیح بندہ چننے کا موقع ملے. بہت شکریہ.